Welcome to this video on Consumer Protection, Chapter 12, presented by Bansal Online Learning. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में. So let's get started. Look at these articles. Insurer asked to refund 4 lakh premium, builder cannot compel consumer to opt for alternative flat instead of cash refund. यानी कि इंश्योरर को 4 लाख रुपए का प्रीमियम वापस देना पड़ा. बिल्डर किसी भी कंज्यूमर को ये कंपेल नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता कि वो एक दूसरा फ्लैट ले ले कैश रिफंड के बदले. ये है क्या? ये दोनों ही केसेस में वर्डिक्ट्स हैं कंज्यूमर कोर्ट्स की, जहाँ पे कंज्यूमर्स को स्ट्रेंथ मिली है, कंज्यूमर्स को सेलर्स से ऊपर रखा गया है, बेसिकली कंज्यूमर्स को किंग रखा गया है. कंज्यूमर एज किंग, यही है हमारे इस चैप्टर का थीम. तो आइए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. पहले मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों का ही माइंडसेट होता था कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर. यानी कि बायर, खरीदार खुद ही देख ले कि वो क्या खरीद रहा है, वो कोई ख़राब चीज़ तो नहीं खरीद रहा, क्योंकि अगर चीज़ बाद में ख़राब निकलती है तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. पर आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अनफेयर है? आखिरकार हर बार तो बायर्स ये ध्यान नहीं रख सकते ना. और मान लीजिए उन्होंने पूरा ध्यान रखा, लेकिन तब भी उन्हें कोई ख़राब चीज़ मिली, तो उनके तो पैसे लुट गए, उनका क्या होगा? इसीलिए माइंडसेट बदला और फिर आया कैविएट वेंडेटा, यानी कि लेट द सेलर बीवेयर. अब सेलर्स को ख्याल रखना है कि वो क्या चीज़ बेच रहे हैं. जो चीज़ वो बेच रहे हैं वो ख़राब तो नहीं है, अडल्टरेटेड तो नहीं है, मिलावटी तो नहीं है. बेसिकली अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी. पर सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है. इसका मतलब क्या ये हुआ कि आज की डेट में सारे बायर्स बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, उन्हें जो भी चीज़ मिल रही है सब एकदम टॉप क्लास है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता. आज की डेट में भी बहुत सारे सेलर्स हैं जो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, अडल्ट्रेशन जैसी बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं. और इन्हीं सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए कंज्यूमर्स को हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, या हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रूपुलस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स. अब इस डेफिनेशन को याद करने के लिए आप इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए. प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, अनस्क्रूपुलस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. और ये किसकी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं? मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की. ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. और इसको हम देखेंगे कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ, widespread exploitation of consumers. Consumers might be exploited by exploitative and unfair trade practices of the sellers, such as black marketing, hoarding, etc., and therefore might need protection against the same. और इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है. यानी कि कंज्यूमर्स को सेलर्स अपनी बेकार ट्रेड प्रैक्टिसेस से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं. इस सब से बचाने के लिए कंज्यूमर्स का कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है. फिर आता है कंज्यूमर इग्नोरेंस. अब ऐसे समझिए कि कंज्यूमर एक छोटा सा, मासूम सा, इनोसेंट सा बच्चा है. अब उसे नहीं पता कि उसके पास क्या राइट्स हैं, क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं. जब उसे पता ही नहीं है कि उसके पास क्या राइट्स हैं, तो वो लड़ेगा कैसे अगर उसके राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो. इसीलिए कंज्यूमर को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि उसके राइट्स क्या हैं, क्योंकि कंज्यूमर इग्नोरेंट है अभी. और इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी हो जाता है कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके बाद आता है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स. अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए, लेकिन अगर आप अकेले मांगने जाएंगे अपने पेरेंट्स से तो शायद वो आपको ना मिले. तो फिर आप अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों के साथ मिलके पूरी प्लानिंग के साथ पूरा अपना केस तैयार करके फिर जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास. तो आपके पेरेंट्स ज़्यादा चांसेस हैं कि मान जाएंगे, है ना.
इसी तरह से होते हैं कंज्यूमर्स। अगर वो अकेले जाएंगे कंपनी से लड़ने तो शायद ना जीत पाएँ, लेकिन अगर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइज होके, यानी कि एक ऑर्गेनाइज यूनियन बना के अगर वो जाते हैं तो वो आराम से मोस्ट प्रॉब्ली जीत ही जाएंगे उस कंपनी से। ना वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट जब तक ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती कि ये खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ, इन्हें चाहिए प्रोटेक्शन लीगली। जैसे कि अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स से लड़ने जाएंगे लेकिन बिना किसी प्रोटेक्शन के जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप बेसिकली फ़ेल हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स है जो आपका साथ दे रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, अब आप जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं आप जीत जाएँ। अब ग्रैंड पेरेंट्स को आप कंपेयर कर लीजिए लॉ से। लॉ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का साथ दे रहा है जब तक कि वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते, यानी कि जब तक वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते कि वो अपना खुद का ख्याल रख सकें। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हैं और इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आपने किसी कारपेंटर को फॉर एग्जांपल अपने रिसोर्सेज दिए, अपना मनी दिया, अपने वुड दिया, अपने जो भी उसने मांगा सब दिया, और उसे कहा कि आप हमारे लिए कोई कबर्ड बनाइए फॉर एग्जांपल। लेकिन उस कारपेंटर ने आपके सारे रिसोर्सेज यूज़ करे और उससे एक बहुत ही यूज़लेस सी और बेकार सी और ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं, आप समझ रहे हैं, एक वीक सी कबर्ड बना दी, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। यू विल फील चीटेड, वोंट यू? ठीक उसी तरह बिजनेस जो होता है वो भी एक सोसाइटी में फंक्शन करता है और सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो इसीलिए बिजनेसेस के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो ऐसे गुड्स और ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, क्योंकि कंज्यूमर्स मिलके ही तो सोसाइटी बनाते हैं, कंज्यूमर्स ही तो पब्लिक है। और इसीलिए उनके इंटरेस्ट में जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है कि वो वही प्रोवाइड करें। ठीक है, फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि एक बिज़नेस जो होता है वो एक सोसाइटी में फंक्शन करता है, इसीलिए उसकी वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स के टूवर्ड्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कस्टमर्स या कंज्यूमर्स उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है। और इसीलिए बिजनेसेस के लिए ये ज़रूरी है कि वो कंज्यूमर्स का पूरा अच्छी तरह से तरीके से ख्याल रखें। वो उन्हें कोई भी ऐसे बेकार गुड्स, डिफेक्टिव सर्विसेज, डिफिशिएंट सर्विसेज, ऐसी चीज़ें ना दें जिनसे उनका नुकसान हो, कंज्यूमर्स का नुकसान हो। और तो और इसमें मॉरल जस्टिफिकेशन भी है। मॉरल जस्टिफिकेशन, अब है तो ये काम गलत ही ना, अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, अडल्ट्रेशन, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो मॉरली देखा जाए, इवन इफ इट इज़ नॉट लीगली रॉन्ग, क्या ये मॉरली सही है? नहीं ना, मॉरल जस्टिफिकेशन भी तो है। सो इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, राइट? अब आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपने कभी भी अमेज़ॉन से कोई चीज़ खरीदी है और क्या उसे रिटर्न भी किया है? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपने कोई चीज़ खरीदी हो और वो डिफेक्टिव निकली हो तो आपने उसे रिप्लेस करवाया हो? क्या आप समझते हैं कि ऐसा क्यों करता है अमेज़ॉन? आफ्टर ऑल, रिप्लेसमेंट और रिफ़ंड देने से सेलर्स और अमेज़ॉन दोनों को ही लॉस हो रहा है। फिर भी अमेज़ॉन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पीछे क्यों भागता है? क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग टर्म में कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही है जो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। कैसे? अगर एक सेटिस्फाइड कस्टमर ना सिर्फ रिपीट सेल्स देगा बल्कि कंपनी के बारे में अच्छा फीडबैक भी देगा दूसरे कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को। ऐसे में कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो भी बड़ा होगा और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे। इसीलिए एनलाइटेंड बिजनेस फर्म्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अपनाती हैं। और अगर इतने रीजंस भी बिजनेसेस के लिए काफ़ी नहीं हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन देने के लिए, तो फिर लास्ट में कुछ नहीं तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो है ही। यानी कि अगर कोई बिज़नेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर वो गवर्नमेंट के एक्शन और इंटरवेंशन को इनवाइट करेगा। इसमें कंपनी की इमेज भी ख़राब हो सकती है। Therefore, business organizations should voluntarily resort to such practices
where the customer's needs and interests will be well taken care of. तो अब तक हमने बात कर ली कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पर अब हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री में लीगल फ्रेमवर्क क्या है रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वैसे तो बहुत सारे एक्ट्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर इन सब में से जो एक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये एक्ट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसमें प्रोविजंस क्या हैं, लेट्स सी इन डिटेल। तो सबसे पहले तो दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोऑपरेटिव सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, गुड्स सप्लायर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो। जितनी टाइप्स की अंडरटेकिंग्स हैं सब पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल है। और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, The Act provides for setting up of a 3-tier judicial redressal machinery, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम आता है, स्टेट कमीशन आती है और नेशनल कमीशन आती है। We will study about this in detail later in the video. इसके बाद the Act also provides for 6 rights to consumers: right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer education. We'll also study about these rights in detail in the later part of this video. Last but not the least, this act also provides for the formation of consumer protection councils, हर district and state में and even at the national level to protect and promote the various rights of consumers. So let's repeat. सबसे पहले तो ये एक्ट हर टाइप की अंडरटेकिंग पे एप्लीकेबल है, 3-tier जुडिशियल रिड्रेसल मशीनरी को सेटअप करता है, 6 कंज्यूमर राइट्स देता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल सेटअप करता है। और ये सब क्यों करता है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस फॉर एनी शॉर्टकमिंग्स इन द गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज अवेल्ड। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और डिस्कस करते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन डिटेल। तो हमारा सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी के लिए क्या आपने कभी भी अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस देखा है? मे बी अ क्लोथ्स आयरन। उस पर आपने देखा होगा कि उस पर एक ISI मार्क होता है। व्हाट डज दैट मार्क मीन? दैट मार्क एक्चुअली मीन्स कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी चेक्ड है और सेफ टू यूज़ है। ऐसा क्यों होता है? क्या सब चीज़ों पे ऐसे मार्क्स होते हैं? वेल, अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग मार्क्स होते हैं और ये मार्क्स ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि ये सर्टिफाई करते हैं कि जो गुड आपने परचेज़ किया है वो बिल्कुल सेफ़ है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। बिकॉज द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर hazardous to life and health. Okay? Let's go to the next right, that is right to be informed. Well, the consumer has a right to have complete information about the product he or she intends to buy, including its ingredients, date of manufacture, price, quantity, directions for use, etc. इसीलिए आप देखेंगे कि आप जो भी चीज़ खरीदते हैं, स्पेशली अगर वो पैक्ड फूड आइटम्स हैं, तो उसके लेबल पे बैक साइड पे सब कुछ गिवन होता है, चाहे वो उसका प्राइस हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, जो भी मैंने अभी मेंशन किया वो सब उस पे लेबल पे लिखा होता है। एक्चुअली लीगली इट इज़ कंपल्सरी टू मेंशन ऑल दीज डिटेल्स ऑन द लेबल, जो हमने मार्केटिंग चैप्टर में भी पढ़ा था। एंड ऑल्सो एज पर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, all relevant information is required to be made available to all citizens of the country. Alright, that is right to be informed. Then comes the right to choose. The consumer has the freedom to choose from a variety of products at competitive prices. This implies that the marketers should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, prices, size, etc., and allow the consumer to make a choice from amongst these. For example, अगर आप एक मार्केट में जाएं
और एक शॉप पे जाएं जहाँ पे बहुत सारी आइटम्स रखी हैं, लेकिन आपको कोई कंपेल कर रहा है, शॉपकीपर आपको कंपेल कर रहा है कि अगर आपको एक एक्स आइटम खरीदनी है तो उसके लिए आपको वाई भी खरीदनी पड़ेगी। ही कैन नॉट डू दैट बिकॉज इट्स योर ओन चॉइस, राइट। अब जैसे इस पिक्चर में देखिए, इस छोटी सी बच्ची को मान लीजिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदनी है, लेकिन अगर शॉपकीपर उसे बोले कि चॉकलेट आइसक्रीम तो आपको तब मिलेगी जब आप पहले बटर स्कॉच खरीदेंगे, बट उसे बटर स्कॉच नहीं पसंद तो वो बटर स्कॉच क्यों खरीदे? वेल, शी हैज़ अ राइट टू चूज़, और ये राइट सारे कंज्यूमर्स के पास है और कोई भी शॉपकीपर इसे वायलेट नहीं कर सकता। वेल, इट्स गुड टू बी इन्फॉर्म्ड। द नेक्स्ट इज द राइट टू बी हर्ड। The consumer has a right to file a complaint and to be heard in case of dissatisfaction with a good or a service. It is because of this reason that many enlightened business firms have set up their own customer service and grievance cells to address the problems and grievances of their customers. Well, आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, सब पे लिखा होता है कॉल आर टोल फ्री नंबर, दिस इज़ आवर ईमेल आईडी, टॉक टू अस, योर फीडबैक इज़ वैल्यूएबल टू अस, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब क्यों करते हैं बिजनेसेस? क्या मिलता है उन्हें अपनी बुराई सुन सुन के? वेल, उन्हें ये मिलता है कि अगर आप उनसे डायरेक्टली कंप्लेन कर रहे हैं और वो आपकी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिड्रेस हो जाएगी। और आपके पास एज अ कंज्यूमर राइट टू बी हर्ड है, यानी कि आपको अगर कोई परेशानी है किसी गुड में, कोई सर्विस आपको डेफिशिएंट लग रही है, तो आपके पास राइट है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। कोई आपको मना नहीं कर सकता कि नहीं अब तो मैंने बेच दिया, अब आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। नो, यू कैन कंप्लेन। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द राइट टू redressal. The right to seek redressal basically means the consumer has a right to get reliefs in case the product or service falls short of his expectations. अब इसको डिटेल में समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि राइट टू बी हर्ट और राइट टू रिड्रेसल में एक माइन्यूट सा लेकिन डिफरेंस ज़रूर है। राइट टू बी हर्ट का मतलब है कि आपको कंप्लेन फाइल करने का हक है। ओके, कोई आपसे वो राइट नहीं छीन सकता। अब कंप्लेन फाइल करने के बाद आपको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, आपकी कंप्लेन पिटिशन जो है वो बिल्कुल इसे डिस्कार्ड हो जाती है, उसका क्या होता है, वो सब आता है राइट टू सीक रिड्रेसल में। पर राइट टू बी हर्ड इज़ बेसिकली आपने कंप्लेन फाइल कर दी, और राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब आपको उसके लिए कोई रिलीफ मिला। अब रिलीफ रिपेयर हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, रिफ़ंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Removal of defect in goods or deficiency in services, replacement of defective product with a new one, compensation paid for any loss or injury, ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फाइनली आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू acquire knowledge and to be well informed throughout life. He should be aware about his rights and the reliefs available to him in case of a product or a service falling short of his expectations. Now, consumer organizations and NGOs educate general public about consumer rights by organizing training programs, seminars, workshops, they publish periodicals, ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली अच्छा, अगर मुझे इस राइट में, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में अगर आपको डिफरेंस बताना हो तो मैं कैसे बताऊँगी? आई वुड से राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इज़ a consumer knowing what are the rights and reliefs available to him, और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि कंज्यूमर जो चीज़ खरीद रहा है उसके बारे में उसे नॉलेज है, जो भी उसने प्रोडक्ट खरीदा है वो कब मैन्युफैक्चर हुआ है, उसका प्राइस क्या है, उसमें क्या क्या डला है, उसको कैसे यूज़ करना है, उस जो भी बेसिकली उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब उस कंज्यूमर को पता है। दैट इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। और कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता है, दैट इज़ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, जहाँ राइट होता है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर कंज्यूमर के राइट्स हैं तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। The responsibilities can be divided into two major categories: responsibilities of a consumer at the time of purchase of goods or services, and responsibilities after the purchase of goods or services. Okay, तो सबसे पहले आता कैश मेमो। A consumer should ask for a cash memo on the purchase of goods or services. This would serve as a proof of the purchase made. आप बिना बिल के अगर बाहर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कोई
मुझे प्रॉब्लम हो गई है गुड में या सर्विस में, वेल हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा दिखाने के लिए। फिर आता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिर्फ स्टैंडर्डाइज गुड्स जिन पे ISI मार्क्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं तो FPO मार्क्स हैं, अगर वो फूड प्रोडक्ट्स हैं तो, या ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उस पर हॉल मार्क है, तो आप सिर्फ ऐसे स्टैंडर्डाइज गुड्स ही खरीदें जो क्वालिटी अश्योरेंस देता है। ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि आप कोई भी लोकल आइटम खरीद रहे हैं फिर बाद में डिफेक्टिव निकली और फिर आप जाके कंप्लेन कर रहे हैं। नो, यू शुड बाय स्टैंडर्डाइज गुड्स। Then it's your responsibility to read the labels carefully so as to have information about the prices, net weight, manufacturing, expiry dates, etc. ये नहीं कि आप मेडिसिन खरीद के ले आए, आपने एक्सपायरी डेट चेक नहीं करी, वो एक्सपायर्ड मेडिसिन थी और फिर कोई आपको इंजरी हो गई तो फिर आप केस करें। इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द एक्सपायरी डेट, so you should read the labels carefully. Then you should be aware about various goods and services available in the market, जिससे आप एक इंटेलिजेंट और वाइज चॉइस भी कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि क्या क्या मार्केट में इस वक्त गुड्स हैं, सर्विसेज हैं जो अवेलेबल हैं अलग अलग टाइप के, तो आप बेटर चॉइसेस कर पाएंगे। फिर आता है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। सिर्फ लीगल गुड्स चूज़ करें और अनस्क्रूपलस प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह बिल्कुल इनकरेज मत करें। याद रखिए, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। सेलर्स ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग वगैरह कर पाते हैं क्योंकि बायर्स उसमें उनका साथ देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सेलर्स भी ये सब करना छोड़ देंगे। नाउ वी मूव टू द सेकेंड कैटेगरी, वाइल यूजिंग और कंज्यूमिंग एनी गुड्स और सर्विसेज। तब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? लेट्स सी। यू शुड नो द रिस्क। You should learn about the risks associated with the products and services, follow the manufacturer's instructions and use the products safely. अगर आपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ा, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी आया करते गए और फिर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अब आपकी मैन्युफैक्चरर बात नहीं सुनेगा। वो तो कहेगा हमने तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल दी थी, आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? रिस्क था ना, यू शुड नो द रिस्क। फिर आता है कंप्लेन इन केस ऑफ शॉर्ट कमिंग। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में जाएं अगर आपको लगता है कि जो आपने गुड्स खरीदे हैं या जो सर्विसेज अवेल की हैं उसकी क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कमी है। आप रुके नहीं, अगर आपका जो अमाउंट है वो भी छोटे से छोटा है तो भी आप ना रुकें और जाके कंप्लेन करें। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड कंप्लेन इन केस ऑफ शॉर्ट कमिंग इवन इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज़ वेरी लेस। फाइनली, respect environment. Respect the environment, avoid waste, littering, and contributing to pollution. So those are your consumer responsibilities. Now let's move forward and find out what are the roles of consumer organizations and NGOs in providing consumer protection. ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो ये सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हैं जिससे जनरल पब्लिक को उनके कंज्यूमर राइट्स के बारे में एजुकेट करा जा सके। सेकेंडली, ये पीरियोडिकल्स और बाकी बहुत सारी पब्लिकेशंस निकालती हैं जिससे कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, लीगल रिपोर्टिंग, रिलीफ्स अवेलेबल, इन सब के बारे में भी कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन दी जा सके। नेक्स्ट, दे कैरी आउट कंपेटिटिव टेस्टिंग। मतलब ये लोग कंपीटिंग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को लैब में टेस्ट करवाते हैं और उनके रिजल्ट्स को कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए पब्लिश भी करवाते हैं। ऑलराइट, देन दे आल्सो एनकरेज कस्टमर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर्स। दे प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस by way of providing aid, legal advice, seeking legal remedy. मतलब ये लोग लीगली भी बहुत गाइड करते हैं कंज्यूमर्स को कि आप ये कर सकते हैं, फिर आप ये कर सकते हैं, आप मतलब लीगली क्या क्या ऑप्शन हैं उन सब के बारे में भी बताते हैं। कई बार तो बताते ही क्या, ये लोग इंडिविजुअल्स और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में खुद ही केसेस भी फाइल करते हैं अप्रोप्रिएट फोरम्स में। सो कंज्यूमर NGOs, basically consumer organizations and NGOs, play a very important role when it comes to consumer protection. Let's quickly look at some famous consumer organizations. We have Voluntary Organization in Interest of Consumer Education, that is VOICE, based in Delhi. Consumers Association, Kolkata. Consumer Guidance Society of India, Mumbai, CGSI. CERC, that is Consumer Education and Research Center, Ahmedabad.
CUTS, that is Consumer Unity and Trust Society, Jaipur, CPC, that is Consumer Protection Council, Ahmedabad. These are some famous ones. You don't need to memorize them, they're not very important. Now let's move to something which is important. Redressal agencies under CPA 1986. अब इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी. तो स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं. तो हमारी कैरेक्टर है नैना. नैना ने एक बॉटल खरीदी कोका कोला की. उसने जैसे ही उसको खोला और ग्लास में डाला, देयर शी फाउंड एन इंसेक्ट. उसे एक कीड़ा मिला उसमें. उसे बहुत डर लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई और कोका कोला के अगेंस्ट केस कर दिया. क्योंकि उसकी पूरे गुड्स जो डैमेज थे उसकी वैल्यू और जो उसने कॉम्पनसेशन क्लेम करा था उन सब की वैल्यू मिला करके 20 लाख रुपीस से कम थी. तो उसका केस गया सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में. डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाने के बाद उन्होंने, क्योंकि ये कोका कोला का मामला था, तो उसका एक सैंपल लिया और लैब में भेजा टेस्ट करने के लिए. साथ ही उन्होंने कोका कोला को भी इस केस के बारे में इन्फॉर्म करा. सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने वर्डिक्ट दे दिया कि कोका कोला को नैना को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. अब कोका कोला इस बात से खुश नहीं था, तो उन्होंने अपील करी. कहाँ अपील करी? स्टेट कमीशन में अपील करी. और इस तरह से जो है रिड्रेसल एजेंसी काम करी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. स्टेट लेवल पे भी यही सेम चीज़ होती है, बस अगर वो केस 20 लाख से 1 करोड़ यानी कि 20 लाख से 1 करोड़ की रेंज में होता तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन नहीं, सीधा पहले स्टेट कमीशन में जाता और फिर नेशनल कमीशन में जाता. अगर वो 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू का होता तो वो सीधा नेशनल कमीशन में जाता. लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है इधर, अगर कोई केस नेशनल कमीशन तक पहुंचाए डिस्ट्रिक्ट कमीशन से शुरू होके या स्टेट कमीशन से शुरू होके, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता अपील करते हुए. लेकिन अगर कोई केस सीधा ही सबसे पहले नेशनल कमीशन में आया था, दैट इज़ अगर उस पूरे केस की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा की थी, 1 करोड़ से ज़्यादा थी, तो हाँ, उस केस के लिए अपील करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. अगर नेशनल कमीशन में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के केसेस थे तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते. जो नेशनल कमीशन ने आप वर्डिक्ट दी है इन केस ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वो ही फाइनल है. ऑलराइट, आई होप दिस इज़ क्लियर. आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं रिलीफ्स अवेलेबल की. हमने बात करी कि क्या क्या राइट्स मिल सकते हैं, क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं कंज्यूमर्स को, और अब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या रिलीफ्स मिल सकते हैं कंज्यूमर्स को. सबसे पहले तो डिफेक्ट जो गुड में था या डेफिशिएंसी जो सर्विस में थी उसे रिमूव करने को कहा जा सकता है. यू कुड हैव टू रिप्लेस द डिफेक्टिव गुड, मतलब यू नहीं, द सेलर कुड हैव टू रिप्लेस द डिफेक्टिव गुड. रिफंड करने पड़ सकते हैं जो भी आपने पैसे दिए हैं. रीज़नेबल कॉम्पनसेशन मिल सकता है लॉस के लिए या इंजरी के लिए. कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वो सेलर अपनी अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू ना करे और उसे फ्यूचर में भी रिपीट ना करे, कि वो ऐसे डेंजरस गुड्स या हज़ारस गुड्स ना बेचे, कि वो हज़ारस गुड्स को सेल से हटा ले, मैन्युफैक्चर को रोक दिया जाए उन हज़ारस गुड्स के, ऐसी हज़ारस सर्विसेज ऑफर ही ना हो. पे एडिक्वेट कॉस्ट्स टू अप्रोप्रिएट पार्टी. एडिक्वेट कॉस्ट्स का मतलब हो गया कोर्ट आने जाने का खर्चा हुआ या कोई भी और खर्चे जो हुए, जो भी कॉस्ट लगी पार्टी को, उसको पे करे. अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इशू किया था तो करेक्ट करे अब उसे एक और एडवर्टाइजमेंट इशू करके. कोर्ट ये भी कह सकती है कि आप 5% जितनी वैल्यू थी डिफेक्टिव गुड्स की, उससे एटलीस्ट 5% से ज़्यादा का कोई भी अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दिया जाए. ये भी कहा जा सकता है कि आप प्यूनिटिव डैमेजेस दीजिए इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस. जब भी कोर्ट को लगता है कि अब इस कंपनी को या किसी को भी पनिश करने की ज़रूरत है तो वो उससे प्यूनिटिव डैमेजेस ले सकते हैं, मतलब उसे पनिश करने के लिए बेसिकली फ़ाइन लगा सकते हैं उनको. पर ये सब तो हो गया, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया. हमने पढ़ लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, राइट्स क्या मिल सकते हैं, रिड्रेसल एजेंसीज, रिलीफ्स क्या क्या अवेलेबल हैं. इन सब में हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी कि लीगली कंज्यूमर होता कौन है.
what is the definition of a consumer legally. Well, this is डरिए मत, ये डेफिनेशन अगर आपको देख के थोड़ी बड़ी लग रही है, लग रहा है आपसे ऐसे याद नहीं होगी, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, उस पर जाइए। ये पूरी डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है, इतने अच्छे तरीके से कि आप इसे दोबारा नहीं भूल पाएंगे, आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। वेल, फॉर अ फॉर्मेलिटी लेट मी जस्ट क्विकली रीड आउट द डेफिनेशन. Any person who buys any goods for consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any such scheme of deferred payment, it includes any user of such good when such use is made with the approval of the buyer but doesn't include a person who obtains goods for resale or any commercial purpose. A person who either avails of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any such scheme of deferred payment, it includes any beneficiary of services when such services are availed of with the approval of the person concerned, but doesn't include a person who avails of such services for any commercial purpose. आप वीडियो देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक, कंप्लेंट फाइल कौन कर सकता है। कंप्लेंट फाइल तो कंज्यूमर कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर कर सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशन कर सकती है। वेल, देखिए कि रजिस्टर्ड बोल्ड में है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है कि वो कंज्यूमर्स एसोसिएशन दे देते हैं लेकिन वो अनरजिस्टर्ड होती है या उसके आगे कुछ नहीं लिखा होता। जब तक कि वर्ड रजिस्टर्ड ना हो वो कंज्यूमर्स एसोसिएशन केस फाइल या कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती। कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट केस फाइल कर सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अगर कोई कंज्यूमर डिसीज्ड है या नहीं रहे तो उनके लीगल एयर या रिप्रेजेंटेटिव उनकी जगह कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और कंप्लेंट किसके अगेंस्ट फाइल हो सकती है? अगर आपने कोई डिफेक्टिव गुड्स खरीदे हैं तो मैन्युफैक्चरर्स या सेलर्स के अगेंस्ट। अगर कोई डेफिशिएंट सर्विस आपको मिली है तो सर्विस प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट। वेल, दैट वाज ऑब्वियस। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। Thank you very much and hope to see you very soon.